वनपुर गांव जंगल के बगल में बसा एक हरा भरा गांव था। वहाँ के लोग जंगल से मिलने वाले फल, फूल, जड़ी बूटियाँ दूसरे गांव में जाकर उसे बेच अपना गुजर बसर करते थे। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। अरे सुनो, ये अनार कैसे दिए? दीदी 50 रुपए के 1 किलो। सीधे जंगल से लेकर आए हैं। हमारा जंगल हमारे लिए जीवन दाता है। वनपुर से हो क्या? हाँ दीदी, तुम लोग तो नसीब वाले हो जो इतने बढ़िया जंगल की कृपा तुम पर है। जी दीदी, वो तो है। एक काम करो, 20 रुपए के ये बेर भी बांध दो। लेकिन गांव का व्यापारी धनसुख लाल एक लालची किस्म का आदमी था। जंगल के पेड़ काटकर लकड़ियां बेचकर व्यापार करता और खूब पैसे कमाता। ये क्या, इतने कम? अरे इतने कम पैसों में तुम 50 किलो लकड़ियां लेकर जाओगे? धनसुख लाल जी, इस बार दे दीजिए, अगली बार पैसे दे दूंगा। मैं आपका पुराना ग्राहक हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं यहाँ पर व्यापार करने बैठा हूँ, समाज सेवा नहीं। पैसे हो तो ले जाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। धनसुख लाल के पेड़ कटाई से जंगल के पेड़ कम हो रहे थे। एक दिन नीलिमा अपने घर से सुबह सुबह जंगल की ओर गई तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या? ये जंगल हवा में कैसे उड़ रहा है? हाय रे भगवान, ये कैसे हो गया? मुझे अभी जाकर सारे गांव वालों को ये बताना होगा। वनपुर गांव का जंगल हवा में उड़ता देखा तो नीलिमा ने दौड़कर जाते हुए पूरे गांव को बताया। उसकी बातें सुनकर युवा प्रधान अजय बोलने लगा, ये तो बड़ी ही अजीब बात है कि जंगल हवा में उड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि ये जरूर किसी भूत का चक्कर होगा। मुझे तो लगता है जरूर किसी ने हमारे जंगल पर काला जादू कर दिया है। अरे अगर जंगल इस तरह से हवा में उड़ेगा तो हम कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? कैसे जाकर फल फूल तोड़ेंगे और उसे बेचेंगे? गांव वाले तो मर ही जाएंगे। अजय ने बीच में रोकते हुए कहा, नीलिमा दीदी, आप शांत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मामला क्या है ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। ना बाबा, हम तो वहाँ नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है। सारे गांव वालों ने उड़ते हुए जंगल में जाने से मना कर दिया, लेकिन अजय एक बहादुर और पढ़ा लिखा लड़का था जो कि भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। मैं जाता हूँ, जाकर देखता हूँ कि मामला क्या है। अरे लेकिन जाओगे कैसे? जंगल तो हवा में उड़ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अजय और गांव वालों ने एक बड़ी सीढ़ी बनवाई और उसे जमीन से जंगल पर टिकाया। अजय ऊपर चढ़कर जंगल में पहुंचा तो हवाएं जोर से चलने लगी। अरे आज जंगल कुछ अजीब सा लग रहा है, कितनी जोर की हवाएं चल रही हैं। अजय कुछ और कदम आगे बढ़ा तो उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे बेटा, तुम्हारा नाम अजय है ना? जी माई, मैं वनपुर गांव का प्रधान हूँ। हाँ, वनपुर गांव के लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। जी माई, बस अपना काम कर रहा हूँ। वनपुर गांव के लोग इस जंगल को काफी पूछते हैं ना, इस गांव के लोगों का गुजर बसर चलता है। लेकिन माई, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? बस बेटा समझ लो कि अब ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल की हूँ। मेरे परिवार के लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस उम्र में काम कहाँ से करती, तो इसी जंगल में रहने लगी। यहीं खाना मिल जाता है, यहीं पास में मेरी कुटिया है, वहीं पर रहती हूँ। लेकिन तुम्हारे ही गांव का धनसुख लाल, जो कि लकड़ियों का व्यापार करता है, वो तो इस जंगल को तबाह कर रहा है। वो तो है माई, अपने लकड़ियों के व्यापार के लिए वो पेड़ काट रहा है, लेकिन नए पौधों को लगा ही नहीं रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जंगल एक दिन खत्म हो जाएगा। मैंने उसे कई बार समझाया है। कुदरत का सारा संतुलन खराब हो रहा है। सही कह रही हो माई, जंगल खत्म होगा तो गांव वाले भी नहीं बचेंगे। तुम लोगों को उस धनसुख लाल को रोकना होगा, नहीं तो ये जंगल इसी तरह हवा में उड़ता रहेगा और गांव वाले बिना जंगल के तड़पते रहेंगे। माई,
गांव का प्रधान होने के नाते मैं इस मसले को जरूर सुलझाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलिए माई, हमारा गांव आपको संभालेगा। नहीं बेटा, तुम जाओ, बस मेरे लिए इतना करो कि उस धनसुख लाल को समझाओ, नहीं तो ये जंगल खत्म हो जाएगा। अजय ने जब गांव वालों को ये बात बताई तो गांव वाले सीधा धनसुख लाल के घर पहुंचे, लेकिन धनसुख लाल ने नकारते हुए कहा, अरे भाई, अगर मैं अपना काम धंधा बंद कर दूं तो फिर पैसे कैसे कमाऊं? क्या भिखारी बन जाऊं? अरे भाई, काम धंधा बंद करने के लिए कौन कह रहा है? हम तो बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि तुम पेड़ों की कटाई कम कर दो और इसके साथ कोई दूसरा काम शुरू कर दो। जितने पेड़ काटो उसके 2 गुने पौधे जंगल में लगा दिया करो। देखिए धनसुख लाल जी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गांव नहीं बचेगा। आप समझिए, नया काम शुरू करने में मैं आपका साथ दूंगा। हम जंगल में जो जड़ी बूटियां और कंदमूल हैं उसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इन जड़ी बूटियों और कंदमूल से औषधियां बनेंगी, इसमें अच्छे पैसे मिलेंगे। अजय के समझाने पर धनसुख लाल के पल्ले ये बात पड़ी तो धनसुख लाल इसके लिए तैयार हो गया। जब अजय फिर से जंगल गया तो उसे वो बूढ़ी औरत मिली। ये जानकर खुशी हुई कि धनसुख लाल पेड़ों की कटाई कम करके नए पौधे लगाएगा। मुझे लगता है अब जंगल को फिर से सामान्य होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे दिन जंगल जब सामान्य हुआ तो गांव के लोग जंगल में इकट्ठा हुए। अरे धनसुख लाल, जंगल तो सामान्य हो गया। आप और अजय मिलकर अब अपना काम कर सकते हैं। अरे हाँ, ये लोग तो अपना काम करेंगे, लेकिन हमें भी तो फिर से अपना काम करना है। 2 दिन से एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई है। अरे नीलिमा दीदी, क्यों परेशान हो रही हो? अब तो सब ठीक हो गया है ना? धनसुख लाल और अजय साथ मिलकर जंगल की औषधि, जड़ी बूटी और कंदमूल शहर में एक औषधि कंपनी को बेचते थे। पैसे देते हुए अजय ने कहा, धनसुख लाल, मैंने कहा था ना कि आपकी अच्छी आमदनी होगी। हाँ भाई, जरा देखो तो, ये काम इतना अच्छा चल पड़ेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। धनसुख लाल, जंगल की कद्र करो। आप एक काम कीजिए, ये जो लकड़ियों का व्यापार है ना, इसे भी बंद कर दीजिए। जितना हम जंगल को बचाएंगे उतना ही जंगल हमें बचाएगा। हाँ हाँ हाँ, सोचूंगा इस बारे में। धनसुख लाल का खास आदमी भीमा कंदमूल के लिए जमीन खोद रहा था तो उसे एक मटकी मिली जिसमें खजाना था। भीमा मटकी लेकर धनसुख लाल और अजय के पास आया। जब वो दोनों बरगद के पेड़ के नीचे बातें कर रहे थे, मालिक, मालिक, ये देखो क्या है, खजाना मिला है खुदाई करने के दौरान। अरे वाह, इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के, मैं तो इसे बेचकर अमीर बन जाऊंगा। धनसुख लाल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये धन हमें जंगल से मिला है, इस पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। इससे हम जंगल में और ज्यादा पौधे लगाएंगे, गांव की सड़कें, अस्पताल, स्कूल और साफ पीने का पानी, इन सब की व्यवस्था करेंगे। मतलब तुम इसे अपने घर ले जाकर इसमें से कुछ खजाना अपने लिए निकाल लोगे, है ना? धनसुख लाल जी, ये धन ना मेरे घर जाएगा और ना ही आपके। ये जंगल की अमानत है, इसे यहीं रहने देते हैं। अजय की बात सुनकर लालची धनसुख लाल तब तो चुप रहा, लेकिन अपने घर आने के बाद भीमा से कहने लगा, भीमा, उस मटके के खजाने का विचार अभी भी मेरी जहन में चल रहा है। क्या करूं? करना क्या है मालिक, आज रात ही जाकर उस मटकी को चोरी कर लीजिए। कह देंगे कि चोर ने चोरी की है। किसकी हिम्मत होगी आप पर उंगली उठाने की? उस मटकी को मैं ले लूंगा। आज रात ही वो मटका मैं अपने कब्जे में कर लूंगा। चांदनी रात में जंगल में कुछ हलचल महसूस हुई। धनसुख लाल ने मटकी के पास आकर मटकी में हाथ डाला तो एक सांप ने धनसुख लाल को डस लिया। धनसुख लाल की चीख से पूरे जंगल की शांति भंग हो गई। जंगल फिर से पहले जैसा हवा में उड़ने लगा। ये देखकर अजय जब जंगल में आया तो उसके सामने वो बूढ़ी औरत थी। धनसुख लाल मरा पड़ा था, उसके मुंह से झाग निकल रही थी। ये क्या हुआ?
धनसुख लाल को क्या हो गया? वो मर चुका है। उसने इस मटकी का खजाना चुराने की कोशिश की तो सांप ने उसे डस लिया। धनसुख लाल अपने लालच से जीत ना सका। अपने लालच की वजह से उसकी ये हालत हो गई। लेकिन माई, आपको ये सब कैसे पता? ये कहते ही वो बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ गई। अजय, मैं वन देवी हूँ। मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। मैंने ही ये जंगल को उड़ाकर गांव से दूर किया है। धनसुख लाल जैसे लोगों की वजह से आज जंगल खतरे में है। तुमसे जिस दिन मुलाकात हुई तो लगा कि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान जरूर इस जंगल को बचाएगा, लेकिन धनसुख लाल जैसा लालची आदमी इस कार्य में बाधा था, इसलिए उसे मरना ही था। वन देवी की बातें सुनकर अजय को धनसुख लाल की गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था। हे देवी माँ, माना कि धनसुख लाल एक लालची व्यापारी है और उसने गलती भी की है, लेकिन देवी माँ, इसमें उसकी बीवी बच्चों का क्या कसूर है? इसके बिना उनका क्या होगा? आप अपनी कृपा करके इसे फिर से जीवित कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि ये अब इस जंगल से दूर ही रहेगा। अगर इसने ऐसा करने से मना कर दिया तो गांव वालों की मदद से मैं इसे गांव से बाहर निकाल दूंगा। आप इसे जीवित कर दीजिए। वाह अजय, तुम एक अच्छे प्रधान ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो। मैं इसे अभी जिंदा करती हूँ, लेकिन इसे तुम समझा देना कि जंगल की कटाई ना करे। जी, मैं ऐसा ही करूंगा। वन देवी के हाथ से निकले प्रकाश किरण से धनसुख लाल फिर से जिंदा हो गया। देवी गायब हो गई। जंगल सामान्य हो गया। उसे जब अजय ने सारा किस्सा बताया तो उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास है। अजय, मैं आज से ही जंगल कटाई का काम बंद कर दूंगा और जंगल की भलाई के लिए काम करूंगा। धनसुख लाल, ऐसा ही करना होगा, तभी तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी दुनिया दे पाएंगे। हमें अपने लालच को छोड़कर इंसानियत के लिए जीना होगा। कर्नाटका के गांव कुरांगिनी में कुछ आदिवासी रहते थे जो हमेशा अपने पितृदेव यानी अपने कुल देवता की सेवा करते थे। उनका मन था कि कुल देवता की पूजा अर्चना करके ही उनका जीवन बहुत अच्छा और बहुत सुकून से गुजरेगा। उनके घर भी हवा में झूलते हुए बने थे। वो चाहते थे कि गैर समाज का व्यक्ति उनके पास ना आए और ना ही वो किसी के पास जाना चाहते थे। हमेशा से खेतों से चावल और दाल और कई सारे फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते। उसी वक्त कुरांगिनी के पास वाले गांव में कुछ बच्चे कैंपिंग करने गए थे। चंदू, मंगलू और कविता। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हॉलिडे पर आई हूँ। सच कहा। यहाँ हम कुछ दिनों तक कैंप करेंगे और आसपास की चीजें भी ढूंढ निकालेंगे। मजा आएगा। हाँ, और सुबह होते ही हम आसपास के गांव घूमने जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। कुरांगिनी गांव के पास के कैंपिंग स्पॉट पर तीनों दोस्त आराम करने लगते हैं। सुबह होते ही उन्होंने तय किया कि सारे घूमने जाएंगे कुरांगिनी की तरफ। कुरांगिनी के पास जाते ही कविता ने झूलता हुआ घर देखा और कहा, अरे वाह, ये देखो झूलता हुआ घर। लगता है यहाँ के लोगों को झूला झूलने का बहुत शौक है, इसलिए ऊपर वहाँ पेड़ पर ही घर बना लिया है। कितने गजब की खूबसूरती। पूरा गांव हरा भरा है, ताजी हवा, सुंदरता में तो ये सब देखकर खुश हो रहा हूँ। पता नहीं आगे क्या क्या देखने मिलेगा। लेकिन पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है हमारे साथ। ओफो, तुम तो हमेशा ही नेगेटिव बातें करते रहते हो। अब चुप भी करो और यहाँ का नजारा देखो। कुरांगिनी गांव के आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, जो दिखने में डरावने और खूंखार लग रहे थे। इन्हें देखते ही तीनों दोस्तों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। कौन है आप लोग और हमसे क्या चाहते हैं? अरे, हमेशा शहरी लोगों को हम यहाँ आने से रोकते हैं। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, हमारे गांव के आसपास भी नजर मत आना, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझते। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा हिसाब हमारे गांव के देवता करेंगे।
ले चलो इन्हें। आज हमारी देवी ही बताएंगी कि इनका क्या करना है। अगर तुम यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। क्या करना होगा? हमें सारी शर्तें मंजूर है। तुम्हें हमारे गांव की सभ्यता और परंपरा में रहना होगा। प्रकृति की सेवा में अपना मन, धन सब त्यागना होगा। इतना कहकर प्रकृति की देवी वहां से चली जाती है। तुमने सुना? जैसे हमारी देवी ने कहा वैसे ही तुम्हें करना होगा, नहीं तो हमारी देवी नाराज हो जाएगी। अब से तुम कुरांगिनी के निवासी हो। तुम्हें हमारे नियम और कायदे चलाने होंगे और हमारी देवी को खुश करना होगा। क्या आप हमें समझाएंगे कि हमें करना क्या है? हंसते हंसते हमारे रास्ते बंद हो गए और अब ये नया तमाशा आ गया है। जल्दी बताओ हमें क्या करना है। मैं जिंदगी भर के लिए तैयार हूँ। जैसा हमारी देवी ने कहा वैसा ही तुम्हें करना होगा। हमारे तौर तरीके तुम्हें अपनाने होंगे। सारी शहरी चीजें तुम्हें फेंकनी होगी। कविता, मंगलू और शैलेश के पास कोई चारा नहीं रहता। उन्हें उनके तौर तरीके आजमाने ही पड़ते हैं। हमने तुम्हारी सारी व्यवस्था झूलते हुए घर में कर दी है। आज से तुम वहीं रहोगे और हमारा जीवन व्यतीत करोगे। यही सीख और सजा है तुम्हारी। ये रहे तुम्हारे कपड़े। छोड़ दो हमें, घर जाना है हमें जाने दो। अरे चिल्लाना बंद करो और इन्हें देखो। तुम्हें लगता है हमें जाने देंगे यहाँ से? हमें यही इनकी बातें माननी होगी, तब जाकर कुछ होगा। मैंने पहले ही कहा था कि हमें संभल कर रहना चाहिए, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उन्हें समझ आने लगा था कि प्रकृति सबसे बढ़कर है। ये रहा तुम्हारा भोजन। इसे खाकर हमारे साथ खेत में काम करने चलो। ये क्या है? मुझे ये सब करने की आदत नहीं है। दिखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है। मंगलू, इसे खाकर तो देखो। चुपचाप खाकर हमारे साथ चलो। जैसे ही उन्होंने कुरांगिनी गांव का खाना खाया, वाह यार, ये कितना स्वादिष्ट है। अगर हमें ये खाना हर रोज मिले तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाना चाहूंगी। बिना मिलावट के खाने की बात ही कुछ और है। सच कहा तुम दोनों ने। हमें यहाँ कुछ दिन बिताने हैं। इससे हमें एक अच्छी सीख और अच्छी समझ के साथ जाएंगे। तीनों ही कुरांगिनी गांव के लोगों के साथ समय बिताने लगते हैं। उनके साथ खेतों में जाकर खेती, पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ना और कई सारे गांव की परंपरा में भाग लेते हैं। पूरे 1 महीने तक वो कुरांगिनी गांव वालों के साथ रहते हैं। उनके तौर तरीके सीखने के बाद मुखिया कहता है, हमारे गांव में कल मेला लगने वाला है। इस मेले में कई सारे व्यंजन और कई सारे कारनामे होते हैं। इस मेले में हम आ सकते हैं क्या? अब तो हम भी कुरांगिनी के निवासी हैं। क्यों नहीं? अब तुम हम में से ही एक हो। तुम यहाँ आ सकते हो। अगले ही दिन तीनों मेले में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर कविता के माँ बाप कविता को ढूंढते हुए आ जाते हैं। कविता की माँ रोने लगती है। कहाँ थी मेरी बच्ची? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इन लफंगों के साथ हमें पता था कि तुम किसी मुसीबत में हो। कुरांगिनी गांव के लोग कविता के पिता की बात सुनकर डर जाते हैं। तब कविता कहती है, लेकिन पिताजी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मुखिया जी ने अपना कर्तव्य निभाया और हमें एक बहुत अच्छी सीख दी जो कोई स्कूल या कॉलेज हमें नहीं दे पाता। इस गांव में आने के बाद हमने हमारी प्रकृति के बारे में जानने का बड़ा अवसर प्राप्त किया। हमें पता चला कि हमारी दुनिया से बढ़कर भी कुछ चीज है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस कुरांगिनी गांव और यहाँ के लोगों का जो हमें यहाँ आने का मौका मिला। सब कुछ सुनने के बाद मुखिया कहते हैं, देखा हमारे साथ रहने का नतीजा। मुझे गर्व है तुम तीनों पर। हमें तुम्हें यही सिखाना था। मुझे तो तुम तीनों पर नाज है। प्रकृति देवी की शर्त पूरी होती है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और अपना सामाजिक जीवन बिता सकते हो। कविता, मंगलू और शैलेश वहाँ से खुशी खुशी जाने लगते हैं। हम आप सब से मिलने साल में एक बार जरूर आएंगे और शहर जाकर लोगों को प्रकृति के बारे में सतर्क करेंगे।